हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 अक्टूबर को होने वाली यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम मंत्रालय की टीम पूरे लगभग 10 महीने का करंट अफेयर्स कवर करने की पूरी कोशिश की है। इसमें दिसंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स पूरा कवर किया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा आर्थिक परिदृश्य से लेकर के सबसे पहला जो इसमें बिंदु है वो है वैश्विक धन प्रेषण से संबंधित रिपोर्ट 2020 का। इसमें धन प्रेषण का मतलब यह है कि एक देश से दूसरे देश को जो धन भेजा जाता है उसमें वो एक उसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? विश्व बैंक समूह की वैश्विक धन प्रेषण से संबंधित ये रिपोर्ट माइग्रेशन एंड द डेवलपमेंट ब्रीफ, ये रिपोर्ट का एक नाम है। इसी के द्वारा ये जारी किया जा रहा है। अगर बात करें उसमें जो प्रमुख बिंदु हैं तो भारत में सबसे बड़ा ये प्राप्तकर्ता देश रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि वर्ष 2019 के तुलना में इसमें 17% की कमी भी आती है। कितनी? 17% की कमी। क्यों? क्योंकि जो है कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना यानी कि प्रवासन आप्रवासन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से जो जहां पे लोग थे स्थिर थे और लोगों के रोजगार पे प्रभाव काफी पड़ा था। तो यूएई से आपको मालूम है कि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से सबसे ज्यादा भारत को पैसे प्राप्त होते हैं। अब उसमें 17% की कमी आई। इसी की वजह से हमें पता चल रहा है कि 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक धन प्राप्त किया वर्ष 2020 में। अब इसके बाद अगर भारत के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है चाइना। भारत के बाद दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, फ्रांस, बांग्लादेश। ये इसका क्रम है, लेकिन आप इसमें यह ध्यान रखिएगा कि भारत का स्थान सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के तौर पर जाना जा रहा है। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले टॉपिक के साथ में। देखिए इसमें विश्व बैंक की बात की जा रही है। विश्व बैंक में सबसे पहला जो है कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी, विश्व बैंक इसी को कहा जाता है। इसका निर्माण यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी और आईएमएफ, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के तौर पर जानते हैं, इन दोनों का जो 1944 में जो स्थापना हुई, कब हुई? 1944 में स्थापना होती है। कौन से घोषणा पत्र के बाद में? एक आता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है। इसी के बाद में 1944 में ये आईबीआरडी और आईएमएफ इन दोनों की स्थापना की जाती है। अगर इसमें बात करें आईबीआरडी की, इसी को विश्व बैंक के तौर पर जानते हैं हम लोग। विश्व बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान समय में 189 कंट्री इसके सदस्य हैं, 189 देश। भारत भी इसका सदस्य है। किसका? वर्ल्ड बैंक का। अब इसके कुछ प्रमुख जो संस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें जो प्रमुख संस्थाएं हैं, पहला देखिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी हो गया। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए हो गया। तीसरा देखिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी हो गया। और चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा हो गया। और पांचवा है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र आईसीएसआईडी। इसको पूरे नाम को भी ध्यान में रखिएगा, साथ में ऐसे भी याद रखिएगा कि विश्व बैंक की प्रमुख संस्थाएं नहीं हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके पूरे नाम को साथ में जो है इसको भी याद रखिएगा। विश्व बैंक की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी? आईडीए हो गया। उसके बाद में देखिए पहला तो आईबीआरडी को ही ले लीजिए, आईबीआरडी, फिर आईडीए के बाद में फिर देखिए आईएफसी के बाद में कौन सा? मीगा के बाद में आईसीएसआईडी। तो ऐसे भी इन पांचों नामों को याद रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। कौन सी विश्व बैंक की संस्था नहीं है? तो 3 तो इसमें से दे देगा, एक अलग से कोई उठा लेगा, उसमें से पूछ लेगा।
अब इसके बाद हम देखते हैं मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य जारी होता है 2021-22 में। इसमें आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्हीं की अध्यक्षता में एक मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी का गठन होता है और उसी के माध्यम से 2021-22 का मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया जाता है। अब इसके जो प्रमुख बिंदु है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला तो इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि एलएएफ इसके दर में, इसके अंतर्गत जो हमारा रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% होगा। इसी के बाद देखिए बैंक दर और एमएसएफ यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा दर, इन दोनों को कितना बताया जा रहा है 4.25%। ठीक, इसी के बाद में एसएलआर देखिए 18% और सीआरआर की बात करें तो वो है 4%। इसी तरीके से भारत विदेशी मुद्रा भंडार की बात भी यहीं पे कर लेते हैं, वो 28 मई 2021 तक कितना होता है 2021 तक 598.2 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये हो गया आपका पूरा विदेशी मुद्रा भंडार। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे इसे भी देख लिया। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में क्या है, वर्ष 2021 में भारत में एफडीआई का प्रवाह होता है, वो कितना होता है और कैसे कैसे हो रहा है वो इस पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो एफडीआई के प्रवाह की बात जो की जा रही है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसी के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। इसी के द्वारा बताया जा रहा है कि भारत में एफडीआई का जो शीर्ष देश है वो कौन कौन सा है। सबसे नंबर 1 पे जो शीर्ष देश है वो है सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। दूसरे नंबर पे जो देश है आपका यूएसए। तीसरे नंबर पे जो देश है वो है मॉरिशस। ठीक है, चौथे नंबर पर है आपका यूएई। तो ये चारों देशों के क्रम हो गए जो एफडीआई से रिलेटेड हैं। इसमें अगर बात करें सिंगापुर से तो यहां से 29% की बात की गई है एफडीआई की, और उसी के साथ में अमेरिका से जो प्रवाह हो रहा है वो है 23% का, मॉरिशस से 9% और यूएई से आपका 4.2 बिलियन यूएस डॉलर के साथ इसकी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, एफडीआई में। अब इसी के साथ देखते हैं कुल एफडीआई इक्विटी की बात की जा रही है, वो पिछले बार थी 19%, इस बार वो बढ़ करके कितना हो गई 59.64%। 59.64% ये एफडीआई बढ़ के इतने यूएस डॉलर की हो जाती है इक्विटी प्रवाह। ठीक, इसी के साथ में अब चलते हैं अपने कुछ क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि एफडीआई आकर्षित करने वाले जो शीर्ष क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला क्षेत्र रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये सबसे नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे जो आ रहा है वो है निर्माण एवं अवसंरचना गतिविधियां, ये दूसरे नंबर पर रहा है एफडीआई प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में। तीसरे नंबर पे कौन रहा है? सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो क्रमशः अगर बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की 44%, निर्माण अवसंरचना तथा गतिविधियों की 13% और सर्विस सेक्टर जो है वो 8% लिए हुए था। अच्छा, एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्यों की अगर हम बात कर लें तो राज्यों में सबसे नंबर 1 पे जो राज्य है वो है गुजरात, मोदी जी का गुजरात। दूसरे नंबर पे आया आपका कर्नाटका। उसके बाद हम बात करें अगला जो तीसरा राज्य है वो है न्यू दिल्ली। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो क्रमशः एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्यों में से नंबर 3 में आते हैं। ठीक, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे हम बात करेंगे ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स। अब ये वैश्विक तौर पर रेजिडेंशियल इंडेक्स की बात की जा रही है तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि ये
किस तरीके की बात इसमें की जाएगी। सबसे पहली चीज तो ये लंदन में स्थित है एक नाइट फ्रैंक, ठीक, इसने एक इंडेक्स जारी किया। इसमें कुल 45 शहरों की चर्चा की गई। उन 45 शहरों में हम देखेंगे कि 45 शहरों में भारत के कितने शहर हैं और अन्य जो शीर्ष पे 3 देश रहे वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें शीर्ष पे रहने वाले जो शहर हैं वो तीनों चाइना के हैं। चाइना के तो नाम भी देख लेते हैं, शेनझेन, इसके बाद शंघाई और तीसरे नंबर पे बात करें तो ग्वांगझू। ये तीनों चाइना के हैं, तीनों क्रम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर आते हैं। अब इसी के बाद हम बात कर लें भारतीय शहर कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं। तो मुंबई आपका 32वें नंबर पे है, नई दिल्ली आपका 36वें नंबर पर है और बेंगलुरु आपका 40वें नंबर पे है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स जो कि लंदन नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें टोटल 45 शहरों में से भारत के 3 शहर हैं। वो 3 शहर कौन कौन से? मुंबई, न्यू दिल्ली, उसके साथ में बेंगलुरु। ये 3 शहर जो है वो भारत के शामिल होते हैं। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले पॉइंट के साथ में। भारत का विदेश व्यापार अप्रैल 2021 का ये रिपोर्ट आता है। इस किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा हमें पता चल रहा है भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश व्यापार के बारे में। इसके द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए जाते हैं। अब उसमें क्या है, कुछ प्रमुख बिंदु उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो निर्यात होता है और आयात होता है विदेश व्यापार में, हम मुख्यतया इन्हीं दोनों चीजों पर फोकस करके देखते हैं। तो निर्यात की बात करें तो 2020 की अपेक्षा अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 में जो इसमें तुलना की गई है 2020 से अप्रैल 2021 में, तो इसमें सकारात्मक वृद्धि हुई है। किसमें? निर्यात में। इसमें सकारात्मक वृद्धि हमें देखने को मिल रही है निर्यात में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाएगा आपसे। आंकड़े, डेटा, वो अंकों में वो नहीं पूछा जाएगा। सकारात्मक वृद्धि हमें देखने को मिल रही है अप्रैल 2020 से 2021 में। सकारात्मक वृद्धि हमें किसमें? निर्यात में देखने को मिल रही है। अब हम आयात की भी बात कर लेते हैं। तो आयात जो हो रहा है उसमें भी हमें सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। तो निर्यात और आयात इन दोनों में सकारात्मक वृद्धि हमें देखने को मिली है। ठीक, अब इसी के साथ बात कर लें तो किन किन क्षेत्रों में ये वृद्धि देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज तो गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई। कौन कौन सा? गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न। रत्न वही आभूषण की बात की जा रही है, गैर रत्न। ठीक है, ये दोनों चीजों में सबसे ज्यादा वृद्धि हमें देखने को मिलती है। अब इसी के साथ कुछ और भी चीजें, जैसे चमड़ा और चमड़े से बने पदार्थ, यानी कि चमड़े के बने उत्पाद। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मानव निर्मित यार्न या फैब्रिक्स, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड आई। उसके बाद अगर हम और अगला टॉपिक देखें तो मेडअप। ठीक है, तो इन तीनों चीजों पे सबसे ज्यादा डिमांड में रहा है। ठीक, अब इसी के साथ हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे। अमेरिका की मुद्रा व्यवहार निगरानी सूची। ये अमेरिका जारी करता है अन्य देशों के मुद्रा व्यवहार को देखते हुए। इसमें क्या वो देखना चाहता है, निगरानी सूची क्यों वो जारी करता है? ये कोई दंड या कानून से रिलेटेड कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो इसलिए जारी करता है कि उसके अन्य देशों के साथ जो संबंध हैं, क्या अन्य देश उस नैतिक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। वो अन्य देशों के साथ जो व्यापार कर रहा है, डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा को जानबूझ करके अवमूल्यन करके अनुचित मुद्रा व्यवहारों को देखते हुए अमेरिका इस निगरानी सूची को जारी कर देता है। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल है? तो सबसे नंबर 1 पे आप तो भारत को याद रखिए कि भारत इसमें शामिल है। ठीक है, भारत अमेरिका की जो मुद्रा व्यवहार निगरानी सूची जारी की जा रही है उसमें इंडिया अपना शामिल है। अब
इसी के बाद अगर हम बात करें तो अन्य जो देश हैं उनको हम एक बार आपको बता देते हैं। भारत के अलावा जो अन्य जो देश हैं वो है जापान, चाइना, जर्मनी, कोरिया, इटली, आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड। ये सभी देश अमेरिका की मुद्रा व्यवहार निगरानी सूची में शामिल हैं। अब इसी के साथ हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अपने अगले स्लाइड पर देखिए विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं, ये मिड 2021 की रिपोर्ट आती है। इसमें क्या बताया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं की इसकी रिपोर्ट जारी की है। तो सबसे पहले तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि रिपोर्ट कौन कौन से संस्था ऑर्गेनाइज करती है, जारी करती है, ठीक है। अब दूसरी चीज, भारतीय परिदृश्य में क्या हो रहा है? भारतीय परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र ने जो ये रिपोर्ट जारी की, इसके माध्यम से पता चल रहा है कि भारत के विकास को जो इसने अनुमान लगाया था 0.2% का, ये अब आगे चल करके 7.5% की वृद्धि करने का अनुमान लगाया है भारत के विकास को। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। इसी तरीके से भारत के विकास के अनुमान को पहले से 4.2% से बढ़ा करके कितना कर दिया? 10.1% कर दिया है भारत के विकास के अनुमान को, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2022 के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 2022 के लिए है और ये 7.5% ये 2021 के लिए है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक अनुमान है भारत के विकास को लेकर के। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, अपने अगले बिंदु की तरफ। अगला जो बिंदु है हमारा वो सबसे अधिक कमाई करने वाला जो एथलीट्स है उनके बारे में बताया गया है। अब सबसे अधिक जो कमाई करने वाले जो एथलीट्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर 1 पे कौन आते हैं? देखिए उनका नाम है कोनोर मैकग्रेगर। क्या नाम है? कोनोर मैकग्रेगर। ये मैकग्रेगर साहब ये हैं कहां के? ये हैं आयरलैंड के। ये खेलते क्या हैं? ये खेलते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट, MMA, मिक्स्ड मार्शल आर्ट, कोनोर मैकग्रेगर, ठीक है। अगले नंबर पे देखें लियोनेल मेसी। ये आप इनके बारे में जानते ही होंगे कि ये फुटबॉलर हैं कहां के? अर्जेंटीना के। ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लोग तो पहली चीज तो वैसे भी फेमस है, दूसरी चीज कि ये कहां के हैं ये जरूर जानिएगा, और दूसरा क्या खेल खेलते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे कोनोर मैकग्रेगर, दूसरे नंबर पे लियोनेल मेसी, तीसरे नंबर पे है रोनाल्डो। रोनाल्डो का पूरा क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहां के हैं? ये पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाल के हैं, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये अभी हाल ही में बड़े फेमस भी हुए जब उन्होंने एक टेबल पे जब बैठ करके पेप्सी की बोतल साइड में रख दी थी तो धड़ाम से अर्थव्यवस्था पे काफी प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अब देखते हैं चौथे नंबर पे डैक प्रीकॉस्ट। डैक साहब ये यूएसए के हैं, यूएसए के, ये भी फुटबॉलर हैं। अगला जो बंदा है वो है लेब्रोन जो है ये यूएसए के ये भी हैं, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है, बास्केटबॉल के ये खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया कि जो सबसे महंगे खिलाड़ियों में से, एथलीट्स में से 5 ऊपर के कौन है। बस ये याद रखिएगा कि कोनोर मैकग्रेगर, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो ये आयरलैंड के हैं, कोनोर मैकग्रेगर, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, डैक यूएसए के हैं और लेब्रॉन जो है वो यूएसए के हैं। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अपने अगले बिंदु के साथ में। फोर्ब्स के द्वारा एक सूची जारी की जाती है। इस सूची में अच्छा एक चीज और कि इसमें जो ये सूची जारी की गई है एथलीट्स वाली, ये किसने जारी की है? ये भी फोर्ब्स ने ही जारी की थी, ठीक है। यहां पे हम आपको बताना भूल गए, यहां ये जो सूची जारी की गई ये भी फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई थी। अब उसी तरीके से फोर्ब्स ने एक और सूची जारी करता है जिसमें अरबपतियों के बारे में बात की जाती है। अब इसमें क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 पे कौन है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम भारतीयों के संदर्भ में भी इसको देखेंगे। सबसे नंबर 1 पे देखिए कि जेफ बेजोस ये नंबर 1 पे है, ये अमेज़न प्रमुख है, आपको मालूम है,
ठीक, दूसरे नंबर पे है एलन मस्क, ये टेस्ला एवं स्पेसएक्स इसके जो है फाउंडर रहे। तीसरे नंबर पे है बर्नार्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली। चौथे नंबर पे बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख। और पांचवें नंबर पे फेसबुक और व्हाट्सएप को अपने हाथ में कब्जाने वाले, यानी कि दुनिया को अपनी चुंगल में नचा देने वाले वो हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, आजकल ना तो सुबह किसी की बिना फेसबुक और व्हाट्सएप के होती है, ना तो रात किसी की फेसबुक और व्हाट्सएप की होती है। तो वो ये पांचवें नंबर के अरबपति हैं। अब सोचिए हम लोग फ्री में ऐसे यूज करते रहते हैं और कोई इससे जो है कितना प्रोफेशनली काम करते हुए कहां तक आगे बढ़ गया है। ठीक है, चलिए खैर अब हम भारतीय संदर्भ में भी इसकी बात कर लेते हैं। भारतीय संदर्भ में देखें तो मुकेश अंबानी साहब नंबर 1 पे हैं। ये एशिया में भी सबसे ज्यादा धनी हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हैं अडानी साहब, गौतम अडानी, शिव नाडार, और चौथे नंबर पे हैं उदय कोटक। कोटक महिंद्रा तो जानते होंगे ना, तो यही है उदय कोटक साहब। शिव नाडार साहब को भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो ये चारों लोग हो गए। अब हम इसी में बात कर लें कि सबसे ज्यादा अरबपति पाए किस देश में जाते हैं। सबसे ज्यादा जो अरबपति हैं वो कहां पे पाए जाएंगे? यूएसए में। दूसरे नंबर पे चाइना में। तीसरे नंबर पे आपके इंडिया की बात की जाती है, जहां पर 140 अरबपति पाए जा रहे हैं। चाइना में 698, यूएसए में 724 अरबपति। तो ये है संख्या। ठीक है, हालांकि कोई ये पूछने वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। जेफ बेजोस नंबर 1 पे हैं, दूसरे नंबर पे एलन मस्क हैं, और भारत के संदर्भ में देखें तो मुकेश अंबानी नंबर 1 पे हैं, दूसरे नंबर पे गौतम अडानी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले तथ्यों की तरफ। अगले तथ्य में देखें तो कुछ इसी में और बिंदु ऐसे हैं कि जो मतलब देखना चाहिए एक बार। जैसे फ्रांस की एक महिला है, सबसे ज्यादा धनी महिलाओं में से नंबर 1 पे हैं। वो फ्रांस की हैं, वो उनका नाम भी अब हमको देख ही लेना चाहिए। नाम क्या है उनका? फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली। ठीक है, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली। इसी के साथ में हम देख लें कि विश्व के सबसे युवा अरबपति कौन है। सबसे युवा अरबपति में ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के। इनका नाम क्या है? केविन डेविड लेहमन। ठीक है, लेहमन। तो ये इनका नाम है, जर्मनी के हैं ये, विश्व के सबसे युवा अरबपति हैं। और जॉर्ज जोसेफ ये विश्व के सबसे बुजुर्ग अरबपति हैं। इनके पास भी $2 बिलियन है। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं नए स्लाइड पर अपने नए बिंदु के साथ में। आइए अब देखते हैं भूमि रिकॉर्ड एवं सेवा सूचकांक। ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? सबसे पहले तो हमको यही देख लेना चाहिए, ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCER, इसके द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCER। ठीक, इसी के बाद में अगर हम बात करें तो सबसे शीर्ष स्थान पर कौन आया इसमें? मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे उड़ीसा। ठीक है, भूमि रिकॉर्ड में होता क्या है कि सूचकांक जो जारी किया गया, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की सीमा और इस रिकॉर्ड की गुणवत्ता पर गौर किया जाता है। सूचकांक में देश के लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें नंबर 1 पे आया कौन सा? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ये 3 क्रम याद रखिए, बाकी और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भी बहुत से ऐसे राज्य हैं। अब देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर अगले टॉपिक को। अगले टॉपिक में हम देखें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात सर्वे। ये किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। अब आरबीआई के द्वारा ये जारी किया जा रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। सबसे नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं का जो निर्यात है वह 2020 में लगभग $128.6 बिलियन था। $128.6 बिलियन। ठीक है, बिलियन डॉलर। ठीक, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट अधिक था? 9.1% अधिक था। ठीक, कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात को लेकर के बात जो की गई है वो ITES और बीपीओ सेवाओं के कुल सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात से संबंधित जो बात की गई है, इसका इतना योगदान था। कितना?
66.6% इसका योगदान है ITES का, और BPO की बात करें तो 33.4% का इसका योगदान होता है। अब इसी में बात कर लेते हैं कुछ और, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका निर्यात का जो शीर्ष गंतव्य है वो कहां कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका 56.6%, उसी के साथ में यूरोप दूसरे नंबर पे 27.6% के साथ में अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है। अब हम लोग चलते हैं भारत के तेल आपूर्तिकर्ता देश वाले बिंदु पर। अब इसमें क्या हो रहा है कि रॉयटर्स के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से, किसके द्वारा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, कि रॉयटर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें क्या पता चल रहा है कि सबसे नंबर 1 पे कौन है, इराक अभी भी बना हुआ है, इराक, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इराक नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब हुआ करता था, वहां पर अब आ गया है अमेरिका, अमेरिका ये दूसरे नंबर पे आ चुका है। तो तीसरा और चौथा भी हमको देख लेना चाहिए कि तीसरे और चौथे नंबर पे कौन है और पांचवें नंबर पे कौन है। तो तीसरे नंबर पे है आपका नाइजीरिया, नाइजीरिया ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आ गया आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब, और पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो यूएई, ये पांचवें नंबर पे। तो पहले नंबर पे इराक, अमेरिका, नाइजीरिया, सऊदी अरब और यूएई। अब हम कुछ और भी बिंदु पर बात कर लेते हैं, वो ये कि जो अमेरिका सऊदी अरब को जो पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, उसके पीछे रीजन क्या था। उसके पीछे रीजन ये है कि ये अमेरिका में कच्चे तेल की मांग कम हो जाने से और सऊदी अरब के द्वारा 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन को कम कर देने से, क्यों कम किया जाता है कि ये जो निर्यातक जो देश हैं, इनका जो संगठन बना हुआ है ना, ओपेक, OPEC, ओपेक जो तेल निर्यातक जो देश है उनका संगठन जो है, इनकी ओर से कहा जाता है कि हम कम उत्पादन अब किया जाएगा। तो कम उत्पादन में कौन अपना लेता है, ये आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब अपनाने के साथ ये 1 मिलियन बैरल जो है इसको कम उत्पादन करता है। इसी के साथ में ये इसीलिए चौथे नंबर पे चला गया और अमेरिका दूसरे नंबर पर चला आता है। ठीक है, तो ये हो गया भारत के जो तेल आपूर्तिकर्ता देश थे उसके बारे में। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, अपने अगले बिंदु के साथ में। इसमें क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020, ये किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, अंकटाड के द्वारा। अंकटाड के फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसके द्वारा जारी किया जा रहा है। इसमें सूचकांक में जो शीर्ष जो देश आते हैं वो है स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क, ठीक है, इसके द्वारा जो जारी किया गया। इसमें होता क्या है अंकटाड, ये भी काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि अंकटाड है क्या। इसमें सबसे पहली चीज तो ऑनलाइन खरीदारी दिखाने के लिए देशों को रैंकिंग प्रदान किया गया। 152 देश इसमें शामिल हुए, उसमें से जो 3 देश हैं सबसे शीर्ष पे, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क। अब हम भारत के संदर्भ में देख लें, भारत के संदर्भ में भारत का जो स्थान रहता है वो है 71वां नंबर, ठीक है, 71वें नंबर पर। इसी में भारत के जो पड़ोसी जो देश हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से, भारत का कौन सा 71। अब पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका है आपका 91वें स्थान पे। उसी के साथ में नेपाल की बात करें तो नेपाल है 113वें नंबर पर। उसी के बाद भूटान देखें तो 114वें नंबर पर। उसके बाद देखिए बांग्लादेश है 115वें नंबर पर और पाकिस्तान है 116वें नंबर पर। यानी कि अगर पड़ोसी देशों में भारत के संदर्भ में बात करें तो सभी पीछे हैं, भारत उनमें सबसे आगे है, यानी कि 71वें स्थान पर वैश्विक स्तर पर देखें, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले बिंदु के साथ में, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अब इस सूचकांक में होता क्या है, इस सूचकांक में सबसे पहली चीज तो क्या देखी जाती है, ये अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है अन्य देशों के साथ में कि किसको यहां पर कितनी सुविधा दी गई है। तो 2021 का जो ये सूचकांक आ रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक, इसमें टोटल अगर हम बात करें तो कितने देश हैं, टोटल देखा जाए तो
टोटल 178 देश इसमें शामिल होते हैं। इस 178 देशों में नंबर 1 पे अगर है तो सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत का इसमें स्थान आता है 121वां। इसमें क्या होता है कि इसमें 12 मापक, कितने 12 मापक, जिसके 4 स्तंभ हैं। इस 4 स्तंभ में सबसे नंबर 1 पे जो है वो है कानून, दूसरे नंबर पे सीमित सरकार, तीसरे नंबर पे बात करें तो नियामक दक्षता, चौथे नंबर पे बात करें तो खुले बाजार के आधार पर इसको देखा जाता है। तो ये 4 चीजें हो गई, कौन कौन सी? कानून, सीमित सरकार, नियामक दक्षता और खुले बाजार। इन्हीं के आधार पर, ये 4 स्तंभों के आधार पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। अब इसमें जो सूचकांकों में हमने आपको बता ही दिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये 3 हैं, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड चौथे और 5वें नंबर पे क्रम से हैं। भारत का स्थान 121वां आता है। इसमें भी पड़ोसी देशों की स्थिति को अगर देख लिया जाए तो पड़ोसी देशों की जो स्थिति है, भूटान 109वें नंबर पर है, भूटान में यानी कि यहां से अच्छी स्थिति है। चाइना में 107वें नंबर पर है, नेपाल 157वें नंबर पर है और श्रीलंका 131वें नंबर पर है। इसी के साथ में बांग्लादेश जो है वो 120वें नंबर पे है और पाकिस्तान 152वें नंबर पर है। तो बांग्लादेश हमसे आगे है, बांग्लादेश 120 है, उसके जस्ट बाद हमारा नंबर आता है भारत में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, 107वें नंबर के साथ में चाइना भी आगे है। ठीक, इस तरीके से अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले बिंदु के साथ में। भारत में चाय उत्पादन का वर्ष 2020 का इसमें आंकड़े आते हैं कुछ। इसमें क्या रहा कि विश्व में दूसरे स्थान पर भारत की स्थिति बनी हुई है, विश्व में दूसरे स्थान पर है चाय के उत्पादन में। प्रथम स्थान पे कौन है? चाइना है, चाइना। ठीक है, क्यों ऐसा भी होता है? क्योंकि आप जान ही गए हैं कि उत्पादन कम होता है 2019-20 वाले कोरोना के दौरान, और ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक, अब इसी के साथ में एक अगला जो टॉपिक है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यह है भारत क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग 2020। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ब्लूमबर्ग में है ये, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड, BNEF के द्वारा। ठीक है, क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग इमर्जिंग मार्केट आउटलुक 2020, ये इसका पूरा नाम है। इसी के साथ में बात कर लें तो सबसे नंबर 1 पे है चिली, दूसरे नंबर पे है भारत, तीसरे नंबर पर है आपका ब्राजील। तो ये तीनों क्रम से ब्राजील, तो चिली, भारत और ब्राजील, भारत क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग में ये तीनों क्रम से रहे हैं। ठीक, अब इसी के साथ कुछ और बिंदु जो हम लोग को देख लेना चाहिए। भारत ने 2019 में ही 14 गीगावाट की पवन सौर ऊर्जा का निर्माण किया है और इसी के साथ में कोयला के क्षेत्र में अगर बात करें तो 44% हिस्सा अभी भी भागीदारी रही है, इसीलिए उत्पादन रहा है इसका 44% बिजली उत्पादन को लेकर के। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार ने 2022 तक एक लक्ष्य बनाया है कि 175 गीगावाट को लेकर के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस तरीके से हमारी यहीं पे ये स्लाइड समाप्त होती है और हम लोगों ने अपने करंट अफेयर्स की सीरीज का जो पहला हमारा टॉपिक था, पहला टॉपिक वो हम लोगों ने यहां पे कवर कर लिया है। इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले बिंदु को लेकर के। ये हमारा पहला टॉपिक आर्थिक परिदृश्य यहीं पे समाप्त होता है। इसका आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर दिया गया है, उसको आप लोग देखिए, साथ में वीडियो भी देखिए, तब जाकर के आपका पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें कवर करते चलिए और इसके लगभग 12 वीडियो आपको सुबह शाम करके हम 7 से 8 दिन में इसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।